नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहाँ हम कर रहे हैं सीटेट सोशल साइंस पेपर 2 की प्रिपरेशन। और ये हमारे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं जो जिससे मैंने प्रिपरेशन की और 45 सीटेट में लाया इन सोशल साइंस। तो आप भी मेरी तरह 45 प्लस ला सकते हैं अगर आप इन नोट्स को पढ़कर जाएंगे। और हम इन दावे के साथ कह सकते हैं कि इस वीडियो से बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। तो हमारी क्लास 6 की 5th वीडियो तक हम कर चुके हैं, उसमें हम चैप्टर 10 तक किया था। और ये हमारी क्लास 6 की लास्ट वीडियो है, इसमें हम चैप्टर 11 करेंगे। तो चलिए देखते हैं। चैप्टर का नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इस चैप्टर में हम कुछ इमारतों के बारे में पढ़ेंगे, कुछ ड्राइंग्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ किताबों के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करें देखते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है हमारा लौह स्तंभ से। तो लौह स्तंभ कहाँ था? ये हमारे दिल्ली के कुतुब मीनार में था। और ये ऐसा स्तंभ है जो लोहे का बना है और इस पर आज तक जंग नहीं लगी। और इस लोहे स्तंभ पर एक शासक का नाम जिक्र है जो जिसका नाम है चंद्र। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, यह मेहरौली दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। ठीक है, तो कहाँ पर स्थित है हमारा ये? दिल्ली के मेहरौली में। अगला देखते हैं। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वज़न 3 टन से भी ज़्यादा है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 7.2 और वज़न 3 टन से भी ज़्यादा। आगे चलते हैं। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। आगे देखते हैं। इसका निर्माण कब हुआ? 1500 साल पहले। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लोहे स्तंभ पर चंद्र नामक एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। तो ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लोहे स्तंभ पर किस शासक का नाम जिक्र है, तो वह है चंद्र नाम। आई होप आप कभी कुतुब मीनार गए होंगे तो लोहे स्तंभ देखा होगा। तो किसका नाम था इस पर? चंद्र नामक शासक। अगला देखते हैं। आश्चर्य यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि मेहरौली स्तंभ पर अभी तक जंग नहीं लगा है। आप जाकर देख के आ सकते हैं कुतुब मीनार में। अब हमारा आता है स्तूप। तो लोहे स्तंभ के बाद स्तूप का जिक्र है इस चैप्टर में। तो चलिए देखते हैं स्तूप के बारे में। स्तूप अधिकतर बौद्ध धर्म से रिलेटेड होते थे। इसमें बौद्ध धर्म के अवशेषों को दबाया जाता था। देखते हैं इसके बारे में और जानकारी। तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। तो ये सीटेट में कई बार पूछा गया है कि स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ है टीला। अगला, स्तूप विभिन्न आकार के होते थे, कभी गोल, कभी लंबे, कभी बड़े या छोटे। तो मतलब स्तूप विभिन्न आकारों के होते थे, गोल, लंबे और बड़े या छोटे। आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं स्तूपों में धातु मंजूषा नामक शब्द आता है। तो देखते हैं धातु मंजूषा का क्या अर्थ था। स्तूप के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा था। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के अवशेष रखे जाते थे, जिन्हें धातु मंजूषा कहते थे। तो आप समझ गए होंगे कि धातु मंजूषा क्या होती है,
कि इस पहले स्तूप बनाया जाता था और स्तूप बनाने से पहले उसके अंदर एक छोटा सा डिब्बा रख दिया जाता था जिसमें उनके अवशेषों या तो बुद्ध के अवशेष या उनके अवशेषों को दबा दिया जाता था, जिन्हें क्या कहा जाता था, धातु मंजूषा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा। अब प्रदक्षिणा पथ, ये भी स्तूपों के बारे में है। तो स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार पथ बना होता था जिसे प्रदक्षिणा पत्र कहते थे। तो एक गोलाकार, मान लो ये स्तूप है हमारा और इसके चारों ओर परिक्रमा, यहाँ लोग परिक्रमा करते थे। तो ये क्या बना होता था, ये बीच अंदर का रास्ता जो है इसे क्या कहते थे, प्रदक्षिणा पथ। आगे देखते हैं वेदिका। प्रदक्षिणा पथ के रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते थे। वेदिका में प्रवेश द्वार बने रहते थे। जैसे मान लो ये प्रवेश द्वार है और ये क्या है, वेदिका, और ये मान लो स्तूप है और इसके जो चारों ओर जो रास्ता है वो तो कहलाता था प्रदक्षिणा पथ। और ये जो इसके फेंसिंग जो कर दी गई है, बाउंड्री जो कर दी गई है इसके चारों ओर, ये क्या कहलाता था, वेदिका। और वेदिका में प्रवेश द्वार बने रहते थे। तो ये द्वार है प्रवेश द्वार, इसी में वेदिका में प्रवेश द्वार बने रहते थे। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे पहले क्या आता था, वेदिका, जो उसकी बाउंड्री कर देते थे। फिर आता था प्रदक्षिणा पथ, जो खाली जगह होती थी जिसमें अनुयायी परिक्रमा लगाते थे। बीच में होता था हमारा स्तूप और स्तूप के अंदर होता था एक डिब्बा जिसे धातु मंजूषा कहा जाता था। आगे देखते हैं। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। ये हमारा ब्रैकेट में दिया गया है चैप्टर में, आप देख सकते हैं। तो मैंने ये भी इम्पोर्टेंट समझा तो और ये भी पढ़ा रहा हूँ। तो सांची का स्तूप कहाँ है, मध्य प्रदेश। अब इसी चैप्टर में आता है हमारा मंदिरों का जिक्र। तो देखते हैं, मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह था। तो गर्भगृह में किसे कहते थे, जहाँ पर मूर्तियाँ, देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी जाती थी। जो मंदिर का मुख्य स्थान था वो गर्भगृह ही कहलाता था। तो देखते हैं इसके बारे में। गर्भगृह में मुख्य देवी या देवताओं की मूर्तियों को रखा जाता था और इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्ति पूजा करते थे। आगे देखते हैं। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जैसे मैंने शुरू में बताया आपको। आगे देखते हैं। गर्भगृह में मुख्य देवी देवताओं की मूर्तियों को रखा जाता था और इसी स्थान पर पुरोहित अनुष्ठान करते थे। ये सब मैं बता चुका हूँ आपको। अधिकतर मंदिर में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। तो पूछा जाता है कि मंदिर में मंडप किस लिए होता था, तो यह एक सभागार होता था जहाँ पर लोग इकट्ठा होकर भक्ति करते थे। नेक्स्ट, भीतर गांव का मंदिर उत्तर प्रदेश में है। हमारा ये ब्रैकेट में दिया हुआ है वो चैप्टर में, तो आप इसे भी देख लीजिएगा कि भीतर गांव का मंदिर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश। बहुत से ऐसे होते हैं कि सीटेट में ब्रैकेट में दी हुई चीज़ें छोड़ देते हैं, पर ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें से भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि फिर हम सीटेट इसमें ध्यान देते नहीं है ब्रैकेट्स में जो इन्फॉर्मेशन दी होती है, पर ये भी उतनी इम्पोर्टेंट होती है जितना कि हमारा चैप्टर होता है। तो उसी ब्रैकेट में से एक और, महाबलीपुरम के एकाश्मिक मंदिर, ये हमारा ब्रैकेट में दिया गया है साइड में चैप्टर के। तो देखते हैं। इनमें से प्रत्येक मंदिर को एक ही विशाल
पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकाश्म कहा गया। तो इन्हें एकाश्म मंदिर क्यों कहा गया? क्योंकि इन्हें एक ही पहाड़ी से तराश कर बनाया हुआ है। तो अब इसे याद रख लीजिएगा कि एकाश्म मंदिर अर्थात जिन्हें एक पहाड़ियों से तराश कर बनाया गया। देखते हैं अब जिक्र है हमारा तमिल महाकाव्य। तो देखते हैं इसमें एक दो तमिल महाकाव्य का वर्णन दिया गया है। तो फर्स्ट है शिल्पाधिकारम। तो हमारा फर्स्ट शिल्पाधिकारम है। तो इसके रचनाकार थे इलांगो नामक कवि। आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये सीटेट में कई बार पूछा गया है। ये जितनी भी बुक्स लिखी गई हैं इसमें ये सीटेट में पूछा जाता है और फिर हमें याद रहता नहीं है तो हम गलत ऑप्शन लगा कर आ जाते हैं। तो आपको इन नोट्स को ज़रूर पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। तो रचनाकार हैं हमारे इलांगो और इसमें किसका वर्णन है? इसमें कोवलन नामक एक व्यापारी की कहानी है। कोवलन जो था, कोवलन एक व्यापारी था और वह कहाँ रहता था? वह पुहार में रहता था और उसने एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा था। तो वो दोनों चले गए, प्रेम करते करते मदुरई छोड़कर चले गए और फिर वहाँ पांड्य के राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। तो जो उसकी प्रेमिका थी उसने मदुरई शहर को विनाश करने की शपथ ली। तो इस कहानी में ये सब है, आप इसे याद रख लीजिएगा कि ये अब ओवरऑल रिव्यू देखें तो ये क्या है? यह एक प्रेम कहानी है। नेक्स्ट हमारा दूसरा महाकाव्य है मणि मेखलई। तो देखते हैं। रचना 1400 साल पहले और हुई करी किसने थी? सतनार ने। तो जैसे कि मैंने अपने नोट्स बनाए हैं बिल्कुल मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूँ आपको, इसमें कोई हेर फेर नहीं है, आप इसे करके जाएंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे टीटेट में। और नेक्स्ट पॉइंट, इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। तो इसमें किसकी कहानी है? कोवलन। और ये लिखी किसने? सत्यनारायण ने। आगे देखते हैं अब हमारे पुराण। तो पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। तो पूछा जाता है कई बार कि पुराण का शाब्दिक अर्थ से आप क्या समझते हैं? तो पुराण अर्थात प्राचीन। नेक्स्ट देखते हैं। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। तो पुराणों में किसकी कहानियाँ हैं? देवी देवताओं की कहानियाँ। और इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानी है। तो इसमें कुछ कहानियाँ संसार के बारे में भी हैं कि संसार कैसे बना, और कुछ राजा, तेजस्वी राजाओं के बारे में भी पुराणों में हमें पढ़ने को मिलता है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे हैं। तो हमारा अगला बिंदु यही है कि पुराण किस लैंग्वेज में लिखे गए? संस्कृत श्लोक में। नेक्स्ट, स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी इसे सुन सकते थे। तो वेदों को स्त्रियां तथा शूद्र नहीं सुन सकती थी, पर पुराणों को स्त्रियां तथा शूद्रों के लिए खोला गया और वे इसे सुन सकते थे। तो पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, अब इसमें दो महाकाव्य और लिखे गए हैं। पहला महाभारत और दूसरा है हमारा रामायण। तो पहले महाभारत के बारे में देखते हैं। महाभारत कौरवों तथा पांडवों
की युद्ध की कहानी है। तो किन किन के बीच में युद्ध हुआ था? कौरवों और पांडवों। और ये युद्ध हुआ क्यों था? क्योंकि वो सब हस्तिनापुर की गद्दी पर राज करना चाहते थे, इसलिए कौरव और पांडवों के बीच लड़ाई हुई। हमारा अगला बिंदु देखते हैं। इस युद्ध का उद्देश्य पूर्व वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो देखते हैं इस युद्ध का उद्देश्य, ये पूर्व नहीं है, ये है पूर्व। तो कौन से पूर्व वंश की राजधानी? हस्तिनापुर की गद्दी। ये गद्दी की जगह आप गद्दी कर लीजिएगा। हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। तो युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि पूर्व वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी उनको प्राप्त करनी थी। नेक्स्ट देखते हैं। तो महाभारत कब लिखी गई? 1500 साल पहले। और पुराण और महाभारत दोनों का ही व्यास नामक ऋषि ने संकलित किया। तो पुराण और महाभारत किसने लिखे? तो वो लिखे ऋषि व्यास ने। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा। नेक्स्ट, महाभारत में ही भागवत गीता भी है। तो भागवत गीता किसका हिस्सा है? हमारे महाभारत का। नेक्स्ट, रामायण। हमारा अगला महाकाव्य है रामायण। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। तो रामायण की कथा किसके बारे में है? कौशल के राजकुमार राम। नेक्स्ट, रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि। महाभारत के हमारे कौन थे? व्यास। और रामायण के हैं हमारे वाल्मीकि। आगे देखते हैं, कुछ अन्य पुस्तकें भी हैं। फर्स्ट है हमारी आर्यभट्टियम। तो इसे किसने लिखा था? आर्यभट्ट ने लिखा था। और इन्होंने दिन रात होने की वजह बताई कि पृथ्वी चक्कर काटती है। तो देखते हैं, यह गणितज्ञ तथा खगोलिक शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में लिखी। किस भाषा में लिखी? आर्यभट्ट संस्कृत में। किसने लिखी? आर्यभट्ट ने। अगला, इस अनुसार दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होती है। तो इस पुस्तक में इन्होंने बताया कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होती है। तो आप ये सब पॉइंट याद कर लीजिएगा तीनों, कि यह गणितज्ञ थे, खगोल शास्त्री थे, और इस पुस्तक में इसने दिन और रात कैसे होते हैं इसका कारण दिया। और आर्यभट्टियम संस्कृत भाषा में लिखी गई, और लिखी किसने? आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट, चरक संहिता की देखते हैं। यह चरक द्वारा लिखी है। तो ये तो सिंपल से याद करना है, चरक से आप याद करेंगे चरक संहिता। और यह पुस्तक आयुर्वेदिक से संबंधित है। तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि चरक संहिता किसने लिखी? एक तो चरक ने। और इसमें क्या दिया गया है? इसमें आयुर्वेदिक से संबंधित बातें थी कि। नेक्स्ट, अन्यत्र। कुछ अन्य विशेष बातें। कागज़ का आविष्कार करीब 19 साल पहले काई लून नामक के व्यक्ति ने चीन में किया। तो कागज़ का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? चीन में हुआ। और किसने किया? लून नामक व्यक्ति ने किया। तो ये था हमारा क्लास 6 की वीडियो, पार्ट 6। और यही हमारा चैप्टर पूरा, हमारी ये क्लास पूरी होती है, क्लास 6। अगली वीडियो में
क्लास 6 की जियोग्राफी करेंगे, फिर पोल साइंस करेंगे और इसी तरह से हम सीटेट आने से पहले अपना पूरा सिलेबस फिनिश कर देंगे। तो ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।